गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे ऑडिटिंग का सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी एरर्स के बारे में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स और फ्रॉड में मैंने एक फिनोमेना आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड। एरर्स क्या होते हैं, एक बार क्विक रिकैप। एरर्स आर द इंटेंशनल मिस्टेक ऑन द साइड ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के साइड से जो इंटेंशनल मिस्टेक होते हैं, errors which are the uncareful mistake, जो मिस्टेक पार्टियों के द्वारा किए जाते हैं जिनका मेन पर्पस बेसिकली किसी को फ्रॉड करने का नहीं होता है, कोई धांधली करने का नहीं होता है, कोई धोखेबाजी करने का नहीं होता है, वो चीजें हमारी एरर्स में आती हैं। ये हमारे पास जो एरर्स होते हैं ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। सबसे पहला होता है ओमिशन या चूक जाना अपने एंट्री से, अपने पोस्टिंग से, मतलब हम जर्नल में जो भी एंट्री पास करें, जो भी लेन देन हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उनसे चूक जाना। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन यानी कि जब कभी एक एरर की वजह से हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट डिफैल्क करता है, मतलब गलत शो करता है, दैट इज कॉल्ड एरर्स ऑफ कमीशन। कंपनसेटिंग एरर होती है जो क्षतिपूर्ति कर देती है, मतलब 200 रुपए, मान लीजिए 200 रुपए की एंट्री डेबिट से भी मिस हो गई और क्रेडिट से भी सिमिलर कोई एंट्री मिस हो गई, या 200 की एंट्री मिस हुई बट 400 की दोनों साइड में गलती से पोस्ट कर दी गई, तो हमें पता नहीं चलता है कि वहां पे भी एरर किया गया है। एंड अंतिम होता है सिद्धांतों की चूक या फिर सिद्धांतों की त्रुटियां, यानी जो रूल्स हैं, जिन रूल्स पे अकाउंट्स काम करता है, अगर उन रूल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस रूल को हम सही से नहीं फॉलो करके चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। डिटेल में देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। जो चूक हो जाती है हमसे, कभी कभी क्या होता है, एंट्री ओमिट, इफ यू कैन सी, ओमिट। ओमिट का मतलब होता है चूक जाना, किसी चीज को छोड़ देना, कोई चीज की एंट्री ना करना, उसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। ये पूर्ण रूप से भी हो सकते हैं या ये आंशिक रूप से भी हो सकते हैं। आइदर वे, अगर पूर्ण रूप से हैं तो शायद वो गलतियां पूरी ना लोकेट हो पाए, क्योंकि अगर आपने 400 रुपए से, मान के चले 400 रुपए से अपना डेबिट नहीं किया है, तो आपने 400 रुपए से अपना क्रेडिट भी नहीं किया है, और पार्शियली मतलब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री दिखा दी गई है और कुछ में नहीं दिखाई गई है। ओके, तो ओमिशन मतलब छूट जाना, एंट्री करने से छूट जाना। दूसरा होता है हमारे पास, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। जैसे यहाँ लिखा है कि अगर आप रेंट, किराया, इंटरेस्ट या ब्याज दे रहे हैं 10 महीने का और 11 महीने का, तो यहाँ पे एक एंट्री 1 महीने का अभी भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है। अकाउंट्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें उस पूरे ईयर का जितना रेवेन्यू या जितना एक्सपेंस बन रहा होता है, हमें एंट्री उससे पास करनी होती है। ऑल्दो यहाँ पे अगर मैं 11 महीने लेकर चल रही हूँ, तो मतलब 12 महीने का जो रेंट है मुझे देना चाहिए था, मैंने 11 महीने का दिया, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया मेरा, मगर फिर भी वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है। अब ऐसे में मैंने क्या किया कि मैंने 11 महीने का किया, 1 महीने का मैंने छोड़ दिया। इस चीज को सोच ही नहीं पाए कि अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमें दिखाना होता है, तो ऐसा जो भी सर्कमस्टांस क्रिएट होता है, तो इसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एग्जाम्पल था ये। अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा होता है, एंड दैट इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का एरर क्या होता है, देखिए, कमीशन के एरर का मतलब होता है यहाँ पे नेग्लिजेंस की गई है। नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही की गई है, किसके द्वारा, जो उन एंट्रीज को पास करने के लिए जिम्मेदार था। हमारे केस में जो हमारे पास लिख कर रखा हुआ है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये क्लर्क के साइड से, जो बिजनेस के क्लर्क हैं उनके साइड से ये मिस्टेक हो रही है, या जो भी आपके अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है उसके साइड से ये दिक्कत हो रही है। जब कोई लापरवाही के कारण गलती हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एंट्री को गलत तरह से रिकॉर्ड कर लेना, या फिर एक ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की गई
मगर हुआ क्या यहाँ पे कि 100 रुपए से सेल्स बुक को हमने क्रेडिट नहीं किया, तो यहाँ पे ये नेग्लिजेंस है। 100 रुपीज की सेल्स एक जगह तो दिखाई गई है, दूसरी जगह नहीं दिखाई गई है, तो ये जब क्लेरिकल एरर होती है यानी लापरवाही की तरफ से एरर होती है तो उसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। गलत पोस्टिंग कर दी हमने आइटम की, लेजर में एंट्रियों को करने को हम पोस्टिंग कहते हैं, अगर उनकी गलत पोस्टिंग कर दी हमने तो उसे भी हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो तीसरे तरह की एरर है वो है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर जो होती है प्रतिपूरक त्रुटियां होती हैं, मतलब जब एक एरर दूसरे एरर को काउंटर बैलेंस करते। काउंटर बैलेंस यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल के तरह से समझेंगे तो ये और क्लियर होता है हमें। ए का अकाउंट 200 से डेबिट किया जाना था और क्रेडिट कर दिया गया। ए का अकाउंट 200 से डेबिट होना था, क्रेडिट कर दिया गया, और बी का अकाउंट जो कि क्रेडिट होना था 200 से, वो डेबिट कर दिया गया। आइदर वे वो क्वांटिटी, वो संख्या 200 की वो रिफ्लेक्ट तो कर ही रही है। तो एक गलती ने दूसरी गलती को जब छिपा दिया, उसका कंपनसेशन दे दिया, कंपनसेट कर दिया, प्रतिपूर्ण कर दिया उसको, तो उसे हम कहते हैं प्रतिपूरक त्रुटियां या फिर कंपनसेटिंग एरर्स। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं हमारे चौथे तरह के एरर्स पे, विच इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो अकाउंट्स है, जो सिद्धांतों पे काम करता है, उन सिद्धांतों को हम जनरली कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं। इनमें हमारे इंडिया में किस तरह से किसी भी एंटिटी, और अगर हम यहाँ पे एंटिटी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, किसी भी एंटिटी का हमको कैसे एंट्री करना है, वो उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, ये हम सीखते हैं गैप के थ्रू। और गैप के थ्रू सीखने का मतलब है ये कुछ दिए गए प्रिंसिपल्स हैं जिनके अनुसार ही कोई भी संस्था, चाहे वो एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी पार्टनरशिप या कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संस्था हो, आईसीएआई ने और कंपनीज एक्ट ने जो नियम कानून आपको फॉलो करने को बोले हैं उन्हीं के अनुसार आप करके देंगे। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिन्हें प्रिस्क्राइब करता है, जिनको सजेस्ट करता है, वो कहलाते हैं कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से उन्हें हम गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जब इन सिद्धांतों को फॉलो करने में कहीं से कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे गोल्डन रूल होते हैं हमारे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारे रियल अकाउंट का है। पर्सनल अकाउंट कह रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने क्या किया, हमने गलती से रियल अकाउंट का रूल पर्सनल में लगा दिया और पर्सनल का रियल में लगा दिया। ये हो गई सैद्धांतिक रूप से जो त्रुटि क्रिएट होगी, जो त्रुटि उत्पन्न होगी, उसे हम कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं हम, इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल आप देख लो। इनकरेक्ट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। सबसे पहले ये एग्जाम्पल जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल नेचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर क्या होता है। बिजनेस में जो खर्चे कभी कभी किए जाते हैं और जो किसी एसेट की अर्निंग कैपेसिटी, किसी एसेट की, किसी संपत्ति की पैसे के कमाने की क्षमता को बढ़ाते हैं, उनको हम कैपिटल नेचर में ले जाते हैं। और रेवेन्यू में क्या आते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे इनकम जो बिजनेस में डे टू डे किए ही जाते हैं, मतलब बिजनेस में ये हो रहा है, सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, जो नॉर्मली हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं वो रेवेन्यू में आते हैं। तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, जो हम प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, वो कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग पीएल में नहीं लिखते हैं मगर रेवेन्यू को हम लिखते हैं। प्रिंसिपल वाली एरर हमसे क्या होगी, सिद्धांतों में हमने क्या त्रुटि कर दी कि हमने रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया और कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। तो ये वाला अगर एरर होता है, ऐसा कोई भी एरर होता है, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल के तहत आएगा। अब हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है
एरर्स के बाद फ्रॉड का है। फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी। फ्रॉड में ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रॉड जो व्यक्ति कर रहा होता है उसका ये इरादा होता है, वो इस इंटेंशन के साथ चलता है कि हमें सामने वाले पार्टी से पैसे निकलवाने हैं, फ्रॉड करना है। एरर में हम बिना समझे नासमझी में कुछ गड़बड़ी कर रहे थे और वो एक क्राइम नहीं, वो एक गलती नहीं, वो गलती है, वो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। बट अगर हम फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड में हमारे पास मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है। मिस अप्रोप्रिएशन यानी कि जनरली यहाँ पे ये देखा गया है कि जानबूझकर अगर क्लर्क के पार्ट से कुछ भी गड़बड़ी हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आती है, वो आती है फ्रॉड की कैटेगरी में। ये फ्रॉड तीन चीजों का संभव होता है: मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। फ्रॉड करने के लिए कोई भी व्यक्ति तीन चीजों की हानि कर सकता है। सबसे पहला होता है उसका कैश, पैसे का डिफाल्केशन करना या पैसे को इधर उधर करना। किसी कंपनी में अगर करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो ये बात बड़ी जाहिर है कि उस कंपनी में हम ज्यादा ये नहीं देखेंगे कि अगर 1000-2000 की दिक्कत आ रही है, वो रेलिवेंट नहीं होती है। रेलिवेंट किसी भी केस में क्या हो जाते हैं, रेलिवेंसी हमारी डिपेंड करती है। अगर करोड़ों, एक कंपनी है जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और अगर 1000-2000 का मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, दुरुपयोग हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन यानी कि दुरुपयोग हो गया, तो फिर ऐसे केस में वो कैश का मिस अप्रोप्रिएशन या नगद का दुरुपयोग कहा जाएगा। जबकि अगर हम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स यानी कि वो चीजें, वो पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें कंपनी डील कर रही है। जैसे अगर हमारी फुटवेयर की शॉप है तो हमारे लिए गुड्स क्या है, हमारा माल क्या है, हमारा माल वो फुटवेयर है जिनको बेच के हमें पैसे कमाने हैं। तो अगर इस स्टॉक का भी दुरुपयोग किया गया है, मिस अप्रोप्रिएट किया गया है, अब दुरुपयोग में काफी तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, वो फिर गुड्स की मिस एप्रोप्रिएशन में आता है। और अंतिम होता है अकाउंट्स। जानबूझ के अकाउंट्स को गलत प्रिपेयर किया जा रहा है और जानबूझ के या तो हम प्रॉफिट्स दिखाएंगे या तो हम लॉसेस भी दिखा सकते हैं। लॉसेस क्यों दिखाएंगे वो बाद की बात है, वो एक अच्छा डिटेल्ड टॉपिक है, वी विल स्टडी टुडे ओनली। बट जनरली प्रॉफिट ज्यादा हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टर से और पैसे निकलवाने हैं। फ्रॉड को और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉड के बारे में जो बात कही गई है, जो चीज लिखी गई है, जरा उस पर गौर देंगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी कुशलता, लिटिल स्किल, आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी स्किल है, आपको पता है कि कैसे ऑडिटर, और ये स्किल कहाँ से डेवलप होगी, क्योंकि ये तो अच्छी स्किल तो कोई है नहीं, आप फ्रॉड कर रहे हो, दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्किल, दैट इज इनफैक्ट अ डीमेरिट, वो एक गलत क्वालिटी है। यहाँ पे जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जब थोड़े से स्किल के साथ व्यक्ति धन का दुरुपयोग कर सकता है, उसको पता है कि अकाउंट्स में क्या क्या चीजों को मैनिपुलेट करना है, उसमें व्यापारी को इस चीज का ध्यान देना पड़ता है कि वो क्लर्क के पोजीशन पर किसको बैठाए हुए है। तो इसे हम कहते हैं फ्रॉड ऑफ कैश या पैसे का दुरुपयोग। हम अगर थोड़े से अकाउंट्स की जानकारी रखते हैं और हमें पता है कि अगर हम कहीं से 2000 निकाल रहे हैं तो हमें एक 2000 की नकली रसीद बना के रख देनी है और उस रसीद के बेसिस पे सारी एंट्री अगर हम कर देंगे तो हमारा 2000 निकल गया। ये मैं आपको आइडिया नहीं दे रही हूँ, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का क्या मतलब होता है, जहां पे व्यक्तियों के बीच संपर्क इतने घनिष्ठ नहीं होते। यहाँ पे ग्राउंड लेवल की बात की जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ पे करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी, ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिशियल काम कर रहा है, उस ऑफिशियल से उतने अच्छे संपर्क नहीं होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोई व्यक्ति के लिए जहाँ पे करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है, 1000, 2000, 5000 ये मायने भी नहीं रखता है। मगर वही चीज अगर हर महीने की जा रही है, अगर आप 5000 पूरे 12 महीने निकाल रहे हैं, आपने 60,000, 60,000 निकाल दिया बिजनेस से,
5,000 करोड़ों के कंपैरिजन में देखने में शायद उतना बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा था, पर जब हम 60,000 को देखें तो ठीक है, एक रेलेवेंट फिगर लगती है। तो जब पैसों का हेरा फेरी होता है उसे हम कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। उसके बाद होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। जो माल है जिसमें आप डीलिंग कर रहे हैं उसका दुरुपयोग करने का अर्थ होता है सबसे पहले स्टॉक की चोरी। जो स्टॉक को ला रहे हैं, लोड अनलोड कर रहे हैं, लोड अनलोड मतलब जहां से उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है उधर से लाके ऐसी जगह पे लाना जहां से ग्राहक खरीद के लेकर जाएगा, उसकी लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ही क्या हो रहा है, उस गुड्स की वास्तविक चोरी कर दी जा रही है, उस गुड्स को चुरा चुरा लिया जा रहा है, या फिर नकली ग्राहक बनाए जा रहे हैं। नकली नामों की एंट्री करके हम उन गुड्स का इस्तेमाल करके दे रहे हैं, हम उन गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्टर एबीसी ने 50,000 का गुड्स लिया, शायद मिस्टर एबीसी नाम से कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, हमने उन गुड्स की चोरी की, बट हमने क्या दिखाया कि एक कस्टमर है, एक क्लाइंट है जो उन गुड्स को ले रहा है। तो ये फिर आ जाते हैं हमारे फिक्टिशियस क्रेडिट नोट्स। फिक्टिशियस क्रेडिट नोट यानी कि फर्जी क्रेडिट नोट जारी करना, जहां कर्मचारी और ग्राहक की मिली भगत हो, यानी कल्यूजन हो, यानी यहाँ पे जनरली कोई एक पार्टी नहीं होती है जो इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दे रही है, इस पूरे मिसअप्रोप्रिएशन को अंजाम दे रही है। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है हमारे जैसे सेम मेंटल स्टेट वाले लोगों की, जिनको फ्रॉड में इंटरेस्ट है। तो हम क्या करते हैं उसमें, हम अपने प्रॉफिट्स को बकायदे बांट लेते हैं, मगर यहाँ पे घाटा किसका हुआ, यहाँ पे दरअसल घाटा होता है कंपनी का। उसके बाद हम चलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ये सबसे बड़ी तरह का फ्रॉड है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब एक ऑडिटर आता है वो शायद कैश भी पकड़ ले, वो शायद गुड्स भी पकड़ ले, और कैश तो खैर उतनी बड़ी समस्या है ही नहीं, क्योंकि जो कैश का धोखाधड़ी कर रहा है, कैश का दुरुपयोग कर रहा है, उसको पता है कि कितने लेवल का अगर हमने कैश ले लिया तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। कितने लेवल का अगर हमने कैश ले लिया, करोड़ों के बिजनेस में हमने अगर 2,000 का ले लिया समस्या नहीं आएगी, करोड़ों के बिजनेस में हम डिफ्रॉड करते 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 20 लाख पहुंच गए, समस्या आनी है। मिस अप्रोप्रिएशन या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि अकाउंट्स का मैनिपुलेशन कोई लेमैन नहीं कर सकता है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको खातों में हेरा फेरी करनी है तो आपके पास एक अमाउंट तक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। कई बार इसमें व्यक्ति के सीए भी इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसे के लिए। यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में हमें अपने असली दो तरह में, मेनली दो तरह में होता है, बाकी तरीके तो कई सारे हो सकते हैं, मगर जिन तरीकों पे मुझे उम्मीद है कि सवाल आएंगे एग्जाम में वो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला है हम अपने प्रॉफिट को, जो दरअसल हमें प्रॉफिट हुआ है, उससे ज्यादा दिखा देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम निवेशक का, इन्वेस्टर का पैसा अपने बिजनेस में निवेश करने को चाहते हैं। तो हमें पता है कि हम कैसी बैलेंस शीट बनाएं और हम पीएल कैसा बनाएं कि निवेशक पैसा दे। हमें कैसे पता है? हमें नहीं पता, हमारे सीए को पता है कि उसको किस तरह का अकाउंट रिप्रेजेंट करके देना है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि हम अपने असली प्रॉफिट को ना दिखा के उससे कुछ हायर फिगर दिखाएं, जिससे हम निवेशक का पैसा यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके। दूसरा है हमारे पास कम प्रॉफिट दिखाना। कम प्रॉफिट दिखाना जो हुआ, थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि बिजनेस में कभी कभी हम जो रियली में प्रॉफिट होता है ना, उससे कम प्रॉफिट दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हम अपने इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं, हम अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम दिखाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे सर्कमस्टांस में हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, उससे कम दिखाते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, एज यू कैन सी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को जब हमें गुमराह करना होता है कि भाई हमारा तो प्रॉफिट इतना था तो हमारा टैक्स कम बनेगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने ये जिक्र किया था आपसे कि हमारे इंडिया में जो टैक्सेस लगते हैं वो प्रोग्रेसिव रेट पे लगते हैं। प्रोग्रेसिव रेट लगने का क्या मतलब है कि इनकम जैसे जैसे बढ़ती है उसी तरह से हमारे टैक्सेस भी बढ़ते जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे जाहिर है अगर हम अपना इनकम ही कम दिखाएंगे तो हमारे टैक्सेस भी उन पे कम लगेंगे, इस वजह से प्रॉफिट्स को कम दिखाया जाता है। अब ये तो बात होगी एरर्स की और फ्रॉड की। इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हम चलते हैं, जो है ऑडिट कितने प्रकार की होती है, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है ऑडिट की, वो क्या होती है। ध्यान देंगे इधर।
लेखा परीक्षा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। इसमें कहा गया है कि ऑडिट को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले है किसी व्यवसाय की संगठनात्मक संरचना के अनुसार या फिर व्यवहारिक दृष्टिकोण के अनुसार, which means according to organizational structure of the business या from practical point of view। हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इसमें? हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। दो चीज़ों के आधार पे हम यहाँ पे वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे किस तरह से निर्भर कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास मुख्य रूप से कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है, साझेदारी व्यापार होती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। कुछ के लिए कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि यहाँ पे कंपलसरी है, कुछ के लिए कंपनी एक्ट ने बोला है कि भाई आपकी इच्छा है आप कराओ, पर अगर आप नहीं कराओगे तो ये बेनिफिट्स हैं जो हम आपको नहीं देंगे। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट और कंपनीज एक्ट यही कह रहा है कि आप ऑडिट बेशक कराइए, मगर कंपनी को तो छोड़ा नहीं है, कंपनी को तो ऑडिट करानी ही करानी है। मगर थोड़ा सा हम देखते हैं वो सेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हम उस सेक्शन को देखते हैं जिस सेक्शन में ये जिक्र किया गया है कि ये ऑडिट कैसे कराना है, किसको कराना है। सबसे पहली बात, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 सबसे पुराना था। ये 1956 से भी, जो उससे पहले भी जो चल रहा था, दैट वाज 1913। यहाँ पे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ये कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिट कराए। दूसरी बात यहाँ पे की गई है, ये ऑडिट कंपनीज एक्ट 2013, हमने 100 साल बाद की बात कर रहे हैं यहाँ, 1913 की बात की हमने, फिर हम 2013 पे आ रहे हैं। 2013 कह रहा है कि ये ऑडिट जो आपने कराना है, ये ऑडिट एक स्वतंत्र पेशेवर लेखाकार यानी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट, इनडायरेक्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात की गई है, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। और इसके बाद यहाँ पे ऑडिटर के अधिकार, ऑडिटर के कर्तव्य और ऑडिटर की क्या क्या पावर्स होती हैं। पावर्स यानी कि ऑडिटर किन किन चीजों में कैसे कैसे स्टेप ले सकता है लीगल रूप से, ये सारा कुछ कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताकर देता है। दो चीजें हमने इधर देखी। कंपनीज एक्ट 1913 ये बात को कह रहा है, कंपलसरी कह रहा है, अनिवार्य कह रहा है कि कंपनीज की ऑडिट होनी चाहिए। 100 साल बाद का कंपनीज एक्ट 2013 वो क्या कह रहा है, वो ये कह के दे रहा है कि ये जो ऑडिट की जाएगी, इस ऑडिट में कोई प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट, एक पेशेवर व्यक्ति होगा जो किसी पर भी, किसी का भी अधीन नहीं है। वो अपने जितने अधिकार हैं, जितने कर्तव्य हैं और जितनी शक्तियां हैं, उनका खुल के प्रयोग कर सकता है अगर उसको किधर भी ये डाउट होता है कि कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही है। Okay, so when we are talking about companies account act 2013, तो ये जितने चेंजेस होते हैं हम उनकी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? अब यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब, यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है संस्थाएं होती हैं जो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जनरली जो संस्थाएं काम करती हैं किसी पीड़ित वर्ग के लिए, जैसे माइनर्स हो सकते हैं, विडोज हो सकते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो सकते हैं, जो भी पीड़ित वर्ग के लिए काम करती हैं वो संस्थाएं ट्रस्ट में आती हैं। इनका मेन मोटिव सर्विस होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हालांकि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, डोनेशन के थ्रू इनको भी पैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर इनको पैसे नहीं मिलेंगे तो जाहिर बात है समाज कल्याण ये नहीं कर सकते हैं। तो ट्रस्ट की ऑडिट कराने को भी कंपनी ने कंपलसरी बोला है, जरूरी बोला है। देखिए क्या लिखा है,
ऐसे ट्रस्ट के खातों तक पहुंचने ऐसे ट्रस्ट के खातों तक पहुंचने के लिए और उनको समझने की स्थिति में आने के लिए जरूरी है कि ट्रस्ट में जो व्यक्ति पैसों को देखता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं ट्रस्टी। ट्रस्टी की या वो व्यक्ति जो इस चीज को सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने जितने भी ट्रस्ट अपने जितने भी पैसे प्राप्त कर रही है और उनका जहां भी यूटिलाइजेशन कर रही है वो यूटिलाइजेशन कंपनी के अकॉर्डिंग वो यूटिलाइजेशन कंपनी के अकॉर्डिंग है। और साथ ही साथ इसमें दूसरी चीज वो ये देखते हैं कि जो भी रिसीट वो प्राप्त कर रहे हैं उसका उनको ब्यौरा देना होता है। कई बार क्या होता है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्टों का बना दिया जाता है। दरअसल समाज कल्याण के नाम पे वो कुछ नहीं करते हैं, वो बस लोगों से डोनेशन लेने का काम करते हैं। और ऐसी पहले काफी संस्थाएं थी, अब रोकथाम से ही संस्थाएं कम हुई हैं, बट खत्म नहीं हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे सिचुएशन में जहां पे अगर ट्रस्ट में ऐसी धोखाधड़ी की जा रही है तो इसकी प्रिवेंशन कौन करेगा? इसकी प्रिवेंशन करके देगा आपको पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ये एक एक्ट है जिसको 1950 में पारित कर दिया गया था, जिसमें ये बात को कहा गया है, ये काफी अहम है, जिसमें इस बात को कहा गया है कि किसी भी कंपनी के अकाउंट्स का, किसी भी ट्रस्ट के अकाउंट्स का कंपलसरी रूप से ऑडिट करवाना ही करवाना है। और इस चीज को कहाँ बताया गया? इस चीज को बताया गया है बॉम्बे पॉलिसी ट्रस्ट एक्ट 1950 में। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करते हैं अन्य जो संस्थाएं हैं उनकी ऑडिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का ऑडिट होना कंपलसरी है, मगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम और बड़ी संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ये और बड़े कॉरपोरेट निकाय हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस की कंपनीज आती हैं, बैंक आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। वो कंपनी जो अपने ऊपर समाज की एक बहुत बड़ी दायित्व को, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी को कैरी करते हैं, उनका ऑडिट किया जाने का, जो उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, और उनके ऑडिट को करने के लिए जो ऑडिटर के पास पावर होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको अलग रूप से भी डिफाइन किया गया है, जो उनके अपने पर्सनल एक्ट होते हैं, डिपार्टमेंटल एक्ट होते हैं। तो हमने बात कर ली कंपनीज के ऑडिट के बारे में, हमने बात कर ली ट्रस्ट के ऑडिट के बारे में, और हमने बात कर ली जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऑडिट के बारे में। अब हम आते हैं प्राइवेट ऑडिट क्या होता है या निजी ऑडिट क्या होता है। देखिए, जिन संस्थाओं में कानून द्वारा ऑडिट कराना वैधानिक नहीं किया गया है, कंपल्सरी नहीं किया गया है, उन संस्थाओं में हम करवाते हैं प्राइवेट ऑडिट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इस बात को कहा कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर अगर कोई पार्टनरशिप है, तो ऐसे में उनका एक्ट में कहीं ये चीज को लिखा नहीं गया है कि अगर आप ऑडिट नहीं कराएंगे तो आप ये नहीं करेंगे और ये आपके लिए क्राइम में आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। इवन देन कंपनियां प्राइवेट ऑडिट कराती हैं। क्यों कराती हैं? आइए देखिए। प्राइवेट ऑडिट कराने का जो सबसे मेन मोटिव होता है वो होता है अपने अकाउंट्स का फेयर एंड ट्रू एनालिसिस, सही रूप से उसका निरीक्षण करा पाना। पार्टनरशिप का मोटिव कुछ और होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मोटिव कुछ और होता है, मगर दोनों ही आते हैं प्राइवेट ऑडिट में। प्राइवेट ऑडिट में जो भी संस्थाएं, एक बार फिर से, जिन भी संस्थाओं का ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है एक्ट में, फिर भी वो संस्थाएं ऑडिट करा रही हैं, वो प्राइवेट ऑडिट में आएंगी। अब हम देखते हैं कि क्यों ऐसी संस्थाएं अपना ऑडिट कराएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकल व्यापार या सोल ट्रेडर में कोई व्यक्ति निजी ऑडिट क्यों कराएगा। ऑडिटर के रिपोर्ट के बिना आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा, और बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है तो फाइनेंस करवाना, लोन लेना काफी अहम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे अगर एक एकल व्यापारी चाहे तो वो अपने बिजनेस का प्राइवेट ऑडिट करा सकता है। ऐसा व्यापारी एक अग्रीमेंट कराएगा ऑडिट से, ऑडिटर से, जिसमें उसके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या क्या अधिकार रहेंगे और काम का नेचर क्या रहेगा, ये डिफाइन किया जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर।
लोन लेने का एक मोटिव हो सकता है जो सबसे अहम होता है। हम अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं जो वर्ल्ड में हो रहा है, तो लोन लेने का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें ऑडिट रिपोर्ट मांगी जाती है। उसके अलावा अगर वो जानना चाहता है कि वो काम कैसा चल रहा है, बिजनेस में क्या सारी चीजें सही जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, जनरल कंसर्न के तौर पे भी करा सकता है। बात करते हैं उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म। दो से ज्यादा व्यक्तियों की जो भी साझेदारी की जाती है एक तरह की संस्था में, वो हमारे लिए पार्टनरशिप आ जाता है। जाहिर है अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो विवाद आज नहीं तो कल किसी ना किसी बात पे होना संभव है, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और इन्हीं विवादों से बचने के लिए वो पार्टनरशिप डीड भी बनाते हैं। अगर हमारे में रहा तो हम इन चीजों को आगे देखेंगे, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड को कभी समझा दूंगी। सिंपल अगर आप समझे तो ये वो अग्रीमेंट है जो दो या दो से ज्यादा साझेदारों के बीच की जाती है कि अगर कभी कोई विवाद हो गया तो उस विवाद के समय पर क्या क्या अधिकार, क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल रहेंगे जो पहले से डिसाइड हो गया। तो हम बात करते हैं ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले एक पार्टनर, हर पार्टनर चाहेगा कि उसके साथ, वो जिसके साथ व्यापार कर रहा है, वो उसको ट्रू एंड फेयर बातें बताए। ये देखने के लिए कि कहीं अगर चार पार्टनर्स हैं उनमें से कहीं अपनी सत्यता को प्रूव करने के लिए कि हम अकाउंट्स को क्लियर रखे हैं, चारों के बीच सद्भावना बनी रहे, हार्मनी बनी रहे, तो एक बार एक ऑडिटर ऑडिटेड रिपोर्ट लाकर दे देगा और उसमें इस बात को प्रूव कर देगा कि आपके जितने अकाउंट्स हैं वो सारे पार्टनरशिप फॉर्म के अकॉर्डिंग पार्टनर्स अपने में ट्रू और फेयर रखे हैं, कहीं कोई अधिक पैसा नहीं कमा रहा है, कहीं किसी को कम प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है, किसी के स्किल्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस वजह से म्यूचुअल हार्मनी बनाने के लिए पहली चीज म्यूचुअल हार्मनी बनाने के लिए यहाँ पे ऑडिट की जाती है। दूसरी बात वही चीज है, लोन लेने के लिए ऑडिटर का रिपोर्ट होना जरूरी है। और तीसरी बात, और कब जरूरी है, हमारा पार्टनरशिप फॉर्म इतना ग्रो कर गया कि अब हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम एक कंपनी बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में भी जो नियम है वो कहते हैं कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है उसको भी ऑडिटर की रिपोर्ट लगानी रहेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट एक और चीज है। गवर्नमेंट की जो अपनी संस्थाएं हैं, अपने कार्यालय हैं, वो अपना खुद का ही एक लेखा परीक्षण विभाग बनाकर रखेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बिजली की बात करें, उसका भी उनका एक लेखा विभाग रहेगा। उस लेखा विभाग में वो अपने नियंत्रक ऑडिटर को रखते हैं, और जो कंट्रोल कर रहा है, फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, उसका ट्रेजरर उसको रखते हैं, और लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर को रखते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डिपार्टमेंट जो ऑडिटर्स गवर्नमेंट की ऑडिट करते हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स, उनके राइट, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य। सीएजी ऑफ इंडिया काफी अहम हो जाता है ये। कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे देश के जो सबसे हाई इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कह सकते हैं ऑडिटर ऑफ ऑडिटर्स। गवर्नमेंट के ऑडिटर का जो चुनाव होता है उसके क्या क्या अधिकार रहेंगे, उसके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या क्या दायित्व रहेंगे, ये सारा कुछ कॉम्ट्रल सीएजी कॉम्ट्रल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिसाइड करके देते हैं। तो यहाँ तो हमने बात कर ली बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट में थोड़ी सी चीज और डिस्कस करना चाहूंगी इधर। गवर्नमेंट ऑडिट क्यों कराना होता है? क्योंकि यहाँ पे लगा है पब्लिक का पैसा, पब्लिक के टैक्स से वो कंपनियां चल रही हैं। तो बहुत जानना ये जरूरी हो जाता है कि कहीं पब्लिक के पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि नियम कानून कभी कभी ऐसी संस्थाओं के लिए एक अलग लेजिस्लेचर, एक अलग अधिनियम को पारित किया जाता है जिसमें नियम कानून लिखे जाते हैं, क्या उन नियम कानूनों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने बात खत्म कर दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लास्ट है ये, इनको बस आपको समझ लेना है कि ये क्या होते हैं। इन पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटा छोटा कीवर्ड है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। जिन कंपनियों का ऑडिट पूरे 12 महीने चलता रहता है, ऑडिट कभी नहीं रुकता है, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट चलता है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट।
एनुअल ऑडिट, ये 12 मंथ्स राउंड द ईयर चलता है और ये आफ्टर एवरी 12 मंथ होता है, तो इसे हम कहते हैं एनुअल ऑडिट। उसके बाद है बैलेंस शीट, जिस ऑडिट में केवल बैलेंस शीट की पूरी तरह से निरीक्षण की जाती है, केवल बैलेंस शीट की, यहाँ पे हम प्रोसीजर इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, हम बैलेंस शीट कर रहे हैं, और केवल इस साल का बैलेंस शीट नहीं, पिछले भी जितने सालों के बैलेंस शीट्स हैं उनको कंपेयर करके दे रहे हैं, उनसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, फंड फ्लो एनालिसिस बना रहे हैं, वो कहलाता है हमारा बैलेंस शीट ऑडिट। कैश या नगद ऑडिट वो होता है जिसमें हम केवल कैश बुक की ऑडिट करते हैं और हम कैश अकाउंट की ऑडिट करते हैं, और जाहिर है अगर कैश अकाउंट की हम कर रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट की भी ऑडिट करके देंगे, ये कहलाता है हमारा कैश ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट फैक्ट्रियों में किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसी से डेराइव होके बनता है। फैक्ट्री में जो ऑडिट किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है, अच्छा फैक्ट्री में किया जाता है मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या देखा जाएगा कि गुड्स को बनाने की जितनी लागत है, क्या दरअसल वही लागत खर्च हुई है, पिछले समय से कितनी ज्यादा लागत है, ये सारी कुछ हम कॉस्ट ऑडिट में देखते हैं। कंप्लीट ऑडिट नॉर्मल ऑडिट जो होती है, सारी ही लेखाओं की निरीक्षण करते हैं। पार्शियल ऑडिट, कुछ बुक ऑफ ऑडिट्स यहाँ पे केवल दिखाई जाएंगी जिन पे शक है कंपनी को या किसी भी संस्था को। अच्छा ये सारे ऑडिट नहीं हर जगह काम कर सकते हैं, ये कंपनी में भी काम कर सकते हैं, ये पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, ये सोल प्रोप्राइटर में, गवर्नमेंट में, हर जगह काम कर सकते हैं, ये केवल मैं प्रकार बता रही हूँ। उसके बाद है डिटेल्ड ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट और कंप्लीट ऑडिट सेम चीज है। इंटरिम ऑडिट क्या होता है, अंतरिम ऑडिट 12 महीने के पीरियड के पहले ही हो सकता है हम क्वार्टरली ऑडिट कर रहे हैं, क्वार्टरली ऑडिट मतलब हर 3 महीने पे अगर हम ऑडिट करके दे रहे हैं वो कहलाता है इंटरिम या अंतरिम ऑडिट, मतलब समय काल कंप्लीट होने से पहले, पूर्ण होने से पहले ही हमने ऑडिट करा दिया, इंटरिम ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंधन का ऑडिट, मैनेजमेंट पे जितने लोग बैठे हैं वो बड़े टॉप ऑफिशियल्स होते हैं कंपनी के, कहीं वो पैसे की नगद की चोरी नहीं कर रहे हैं, कहीं वो गुड्स की चोरी नहीं कर रहे, या कहीं वो कुछ ऐसा पैसा नहीं बना रहे हो जिसमें, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है, तो पब्लिक का पैसा लगा है तो जाहिर है कंपनी का उस पर बस उतना ही अधिकार है जितना है। प्रोप्राइटरी ऑडिट या परफॉर्मेंस ऑडिट, अभी ये बहुत ट्रेंड में नहीं है इंडिया में। परफॉर्मेंस ऑडिट में हम हर व्यक्ति का कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसको देखते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट कंपनी की डे टू डे वर्किंग, रोजमर्रा का जो काम होता है उसके लिए करते हैं। और अंतिम है हमारा एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट एक नए ट्रेंड पे बना है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी लेती है जब समाज से कुछ, पर्यावरण से कुछ, तो जाहिर है उसको पर्यावरण के लिए कुछ करके भी देना चाहिए। सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाटा इंडस्ट्रीज ने अब तक जितना किया है वो सबसे ज्यादा रहा है। उन्होंने पर्यावरण के लिए नहीं, मानव कल्याण के लिए भी काफी काम किए हैं। तो जब कोई कंपनी इन्वायरमेंट, पर्यावरण में कितना प्रदूषण कर रही है, क्या प्रदूषण को रोकथाम कर रही है, पर्यावरण और समाज के लिए वो क्या कर रही है, जब इन चीजों के लिए एक ऑडिटर आता है केवल आपके सोशल वर्क को देखने के लिए, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट। तो इसी के साथ हमारा ऑडिटिंग का चैप्टर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। आपको क्या, कितनी चीजें इसमें समझ में आई, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इन सारी चीजों को आप कमेंट्स में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर्स की जितनी भी लेक्चर हैं, पेड लेक्चर्स हैं, सारथी पे अवेलेबल हैं, उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, उन लेक्चर्स की क्लासेस आप कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स कैसे लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी ओपिनियंस बता दीजिएगा। टारगेट गुरुकुल पे बीकॉम 6 सेमेस्टर के पूरे डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप ऐप डाउनलोड करके एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस 499 में पूरा का पूरा बैच खरीद सकते हैं, जहां पे आपके सारे सिलेबस को बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।